गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 13 चैप्टर 13 जो थीम है उसका फोर्थ टॉपिक कर रहे हैं। सब टॉपिक फोर्थ टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, हमने पिछली वीडियो में किया था क्रिप्स मिशन क्या था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने एक मंत्री को भेजा था जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स के भारत में कांग्रेस और गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए भेजा था। प्रॉब्लम क्या थी कि भारत कांग्रेस ब्रिटेन का साथ दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर ये बात उसमें साथ कांग्रेस और गांधी जी ने ये मांगा था कि हमें इस युद्ध के बाद आजादी दे दी जाए। और एक बात और, जो आपका कार्यकारी परिषद है, जो इंग्लैंड की कार्यकारी परिषद है, उसमें एक भारतीय को भी स्थान दिया जाए। तो ये वार्ता थी सारी क्या टूट गई थी। अंग्रेज इस बात के लिए नहीं माने थे। तो उसके बाद आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, अगर आपको क्रिप्स मिशन आ जाए कि क्यों फेल हुआ, तो मैंने इसलिए दोबारा से एक बार रिमाइंड कराया कि क्रिप्स मिशन क्या था। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट। अब पहले हमें टू मेजर मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, अब ये कौन सी थी? थर्ड मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ, उनके राज्य के खिलाफ। वो क्या था? ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये तीसरी मूवमेंट थी। दो पहली आपको याद होगी। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में शुरू की थी, फिर 1930 में उन्होंने शुरू की थी 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंट साल्ट मार्च, और अगस्त 1942 को उन्होंने थर्ड मेजर मूवमेंट स्टार्ट की थी, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। दिस वाज क्विट इंडिया कैंपेन इन अगस्त 1942। तो उन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया। आल्दो गांधी जी वॉज जेल्ड एट वंस, जब उन्होंने ये इसको अनाउंस किया तभी उन्होंने, जो इंग्लिश थे, उन्होंने उसे जेल में डाल दिया उन्हें, गांधी जी को। यंगर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स एंड एक्ट ऑफ सैबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। जो वो थे युवा कार्य करते थे, उन्होंने हड़तालों और तोड़ फोड़ का कार्य सारे देश में शुरू रखा। पर्टिकुलरली एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस वर द सोशलिस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस सच एज जयप्रकाश नारायण। मेनली हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जैसे कांग्रेस के नेता जो समाजवादी सदस्य थे, उन्होंने अपने इस भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय, भूमिगत मीन्स अंग्रेजों से छुपकर उन्होंने गतिविधियों में काफी भाग लिया इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये भी नाम आपको याद रखना, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट लीडर। इन मैनी डिस्ट्रिक्ट एज सतारा इन द वेस्ट एंड मेदिनीपुर इन ईस्ट, कई जगहों पर, जैसे पश्चिम में सतारा के स्थान पर और ईस्ट में मेदिनीपुर, वहां पे स्वतंत्र गवर्नमेंट्स स्थापित कर दी गई, कि उनकी स्थापना कर दी गई कि जो हमारी गवर्नमेंट स्वतंत्र है इन राज्यों में। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स, अंग्रेजों ने इसे बहुत शक्ति के साथ इसको दबाने की कोशिश की, विद्रोह को दबाने के लिए। इट टुक मोर देन अ ईयर, फिर भी उनको इस रेबेलियन को दबाने के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगा? 1 साल लगा उन्हें। फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज जनरली ए मास मूवमेंट, ये मूवमेंट थी, एक जन आंदोलन बन गया। गांधी ने जो भी मूवमेंट शुरू की, चाहे वो नॉन कॉपरेशन थी, चाहे सिविल डिसोबीडियंट थी, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, ऑल आर मास मूवमेंट, जन आंदोलन बन गया। हर भारत का हर व्यक्ति इसमें भाग लेता। ब्रिंगिंग इनटू इट्स एम्बिट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, इसमें हजारों और हजारों की गिनती में, लाखों की गिनती में इसमें किसने शुरू किया? आम भारतीयों ने इसमें भाग लिया। इट स्पेशली एनराइज द यंग जो युवा लोग थे, उनको इसमें बहुत ज्यादा आकर्षित किया, युवाओं को इस आंदोलन ने बहुत आकर्षित किया। हु इन वेरी नंबर्स लेफ्ट देयर कॉलेजेस टू गो टू जेल, जो जेल जाने के लिए बहुत सारे ने अपने कॉलेज छोड़ दिए। हाउएवर व्हाइल द कांग्रेस लीडर्स लैंग्वेज्ड इन जेल, और एक तरफ ये भी है कि जब कांग्रेस के लीडर सारे नेता जेल में थे, जिन्ना एंड हिज कोलीग्स, जिन्ना और उसके साथी, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, जिन्ना और उसके साथी मुस्लिम लीग वर्कड एट एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव को बढ़ाने में लगी हुई थी उस समय, जबकि कांग्रेस के नेता जेल में थे। लीग बिगेन टू मार्क इन पंजाब एंड सिंध,
प्रोविंस वेयर इट हैड स्केर्सली एनी प्रेजेंस। जहाँ पे पंजाब और सिंध में जहाँ पे लीग की कोई प्रेजेंस नहीं थी पहले, जहाँ पे लीग का कोई वो खास प्रभाव नहीं था, तो वहां पे भी इसने अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। इन जून 1944 विद द एंड ऑफ द वॉर इन द साइट, गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। जैसे ही वॉर खत्म हुई, युद्ध खत्म हुआ जून 1944 में, तो गांधी जी को जेल से रिलीज किया गया, निकाल दिया गया। लेटर दैट ईयर ही हेल्ड सीरीज ऑफ मीटिंग विद जिन्ना, और उन्होंने जिन्ना के साथ कई मीटिंग्स की टू सीकिंग विद द गैप बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग। कांग्रेस और लीग के बीच में, दोनों के बीच में जो वो आ गया था, गैप आ गया था दोनों में, इनको दोनों को बनाने के लिए, दोनों के गैप को खत्म करने के लिए जिन्ना के साथ कई मीटिंग की, बट ऑल आर फुटाइल, परंतु उनका कोई फायदा नहीं हो पाया, सारी की सारी बेकार की। इन दोनों में कोई आपस में मेल जोल, फासला दूर नहीं हो पाया। लॉर्ड वेवल इन 1944 लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर इन ब्रिटेन। इंग्लैंड में, उसमें ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई। जैसे मैं आपको बता दूं एक बात है, जैसे हमारे भारत में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में, परंतु इंग्लैंड में दो पार्टियां सिर्फ, एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, दो पार्टियां। तो अब 1945 में किसकी गवर्नमेंट आई? लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई, और उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वो भारत को आजादी दे देंगे, ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। लॉर्ड वेवल ब्रॉट द कांग्रेस एंड द लीग टुगेदर फॉर अ सीरीज ऑफ टॉक्स। फिर लॉर्ड वेवल जो उस समय वाइस राय थे, उन्होंने लीग और कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए कई मीटिंग्स की। अर्ली इन 1946 फ्रेश इलेक्शंस वर हेल्ड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। राज्यों में फिर से 1946 में इलेक्शन हुए, जैसे पहले हुए थे 1935 में, 1946 में फिर से इलेक्शन हुए। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी की सीट्स थी वो सारी किसने जीत ली? कांग्रेस ने जीत ली। बट द सीट्स रिजर्व फॉर द मुस्लिम द लीग वन द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। पर जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी वो सारी लीग ने प्राप्त कर ली। लीग का नाम आपको पता है पूरा, मुस्लिम लीग ने उसको प्राप्त कर लिया। द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वॉज कम्प्लीट। पोलराइजेशन मीन्स जो पॉलिटिकल एक धुरी थी वो पूरी तरह से तैयार होगी। पोलराइजेशन मीन्स के जो दोनों रास्ते थे, कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, दोनों को अपना अपना पॉलिटिकल जो भूदृश्य था वो तैयार हो गया था। In 1946, cabinet mission sent in summer was failed to get Congress and League to agree on the federal system. 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और वो कांग्रेस और मुस्लिम को दोनों को मनाने में सफल नहीं हो सका कि भारत को एक फेडरल सिस्टम बना दिया जाए। फेडरल सिस्टम क्या होता है? जिसमें सारे राज्य होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर सारे राज्य अपना काम करते हैं। कीप इंडिया टुगेदर, और इसमें भारत इकट्ठा भी रहेगा। वाइल अलाउइंग द प्रोविंस ए डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और जो राज्यों को है कुछ स्वायत्तता दी जाएगी। जो मुस्लिम बहुत आद के इलाके वहां मुस्लिम लीग राज्य करेगी, जहाँ पे जनरल लोग है वहां कांग्रेस राज्य करेगी, और एक फेडरल सिस्टम के अंडर रहेंगे। परंतु ये भी बात कांग्रेस ने और लीग ने इसको नहीं। आफ्टर द टॉक्स प्रोग्राम, ये जो बात है ये भी सफल नहीं हो पाई। जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। लीग की, मुस्लिम लीग की इस डिमांड को और स्ट्रेस करने के लिए और जोर देने के लिए जिन्ना ने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन डे, एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कर दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मीन्स राइट्स, हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को मारना शुरू हो गया। ऑन द डेजिग्नेटेड डे 16 अगस्त 1946, जिन्ना ने कौन सा दे रखा था? 16 अगस्त 1946, ब्लडी राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा, वायलेंस स्प्रेड इन द बंगाल, बिहार एंड देन होल ऑफ द कंट्री एंड इवन इन द पंजाब। बंगाल, बिहार और पंजाब सारे देश में ये राइट्स, जो हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे को मारने की ये राइट्स शुरू हो गई। इन सम प्लेसेस मुस्लिम वर द मेन सफरर्स। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, और कुछ ऐसे प्लेस थे जहाँ पे हिंदुओं को बहुत नुकसान हुआ। इन फरवरी 1947 वेवल वॉज रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय माउंटबेटन। 1947 फरवरी में वेवल की जगह पे कौन आए? वाइसरॉय माउंटबेटन आए। माउंटबेटन कॉल्ड वन लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स बट व्हेन दीज टू टॉक्स प्रूव्ड इनकंक्लूसिव। माउंटबेटन ने भी एक लास्ट कोशिश की कि हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाए, परंतु जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने अनाउंस कर दिया
ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड, कि जो ब्रिटिश भारत है जिसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था वो आज आजाद हो गया हमारे कंट्रोल से, बट आल्सो डिवाइडेड, साथ में एक बात ये डिवाइड भी हो गया। द फॉर्मल पावर वॉज ट्रांसफर्ड वॉज फिक्स्ड ऑन द 15 अगस्त, जो फॉर्मल पावर थी 15 अगस्त का दिन नियत किया गया कि जो पावर है हम अपने आपके हाथों में इसको दे देंगे। When the day came, it was celebrated with gusto in different parts of India. जब वो दिन आया 15 अगस्त तो भारत के बहुत सारे भागों में बड़ी खुशी से इस दिन को मनाया गया। इन दिल्ली देयर वाज prolonged applause. दिल्ली में तो बहुत ज्यादा खुशी से इसको मनाया गया। संविधान सभा इन दिल्ली देयर वाज a prolonged applause when the president of Constituent Assembly began the meeting by invoking the father of nation. जब जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, फादर ऑफ नेशन। किसकी उपाधि दी? जो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा मोहनदास करमचंद गांधी द फादर ऑफ नेशन। उस दिन उनको यह उपाधि दी गई। आउटसाइड द असेंबली द क्राउड्स शाउटेड महात्मा गांधी की जय, और असेंबली के बाहर महात्मा गांधी की जय के नारे लगने लगे। तो उसके बाद एक दिन ये है कि वो दिन जब गांधी जी को असैसिनेट किया गया, जब गांधी जी के ऊपर गोली चलाई गई, तो ये उस दिन हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। इसमें आगे अगला मैं कर रही हूँ सब टॉपिक 6 नोइंग गांधी जी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक है गांधी जी को समझना। कि गांधी जी को समझने की हमें कौन से सोर्स हैं जिससे हम गांधी जी को समझ सकते हैं। Knowing Gandhi, there are many different kinds of sources from which we can reconstruct the political career of Gandhi ji and the history of the national movement. कई सोर्सेज हैं जहां से हम गांधी जी के बारे में और हमारी राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। पब्लिक वॉइस मीन्स जो आम लोगों की आवाज होती है, और प्राइवेट स्क्रिप्ट्स मीन्स जो कई इंडिविजुअल लोगों के द्वारा जो बुक्स लिखी जाती हैं उनके द्वारा हम क्या समझ पाते हैं। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ गांधी जी एंड हिज कंटेम्परेरीज इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएट्स एंड एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मीन प्रतिद्वंदी। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या? राइटिंग्स, जो उस समय के लिखा हुआ, और गांधी जी की स्पीचेस, और जो उनके समकालीन साथियों की, जैसे जो जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या और भी जो उनके साथी थे, इंक्लूडिंग जो उनके साथी भी थे और जहाँ उनके प्रतिद्वंदी थे, उन सबकी जो राइटिंग जो स्पीच है उनसे पता चलता है कि हमें गांधी जी के करियर के बारे में और नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री के बारे में। स्पीचेस अलाउ अस टू हियर द पब्लिक वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो स्पीच है वो हमें क्या करती है? एक पब्लिक वॉइस में, सार्वजनिक स्वर में, सार्वजनिक रूप में वो आदमी क्या कहता है। वाइल प्राइवेट लेटर्स गिव अस ग्लिम्स ऑफ हिज प्राइवेट थॉट्स। जो प्राइवेट लेटर्स होती हैं, जो किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल लिखी जाती हैं, वो हमें प्राइवेट विचार क्या हैं, उसके अपने पर्सनल विचार क्या हैं, ये हमें उनके बारे में बताते हैं। व्यक्तिगत पत्र हमें निजी विचारों की झलक देते हैं। ठीक है। मैनी लेटर्स आर रिटन टू इंडिविजुअल एंड आर देयर फॉर पर्सनल। कई बार कई लेटर्स इंडिविजुअल भी होते हैं, किसी को लिखे जाते हैं, जैसे गांधी जी ने नेहरू जी को लिखे। एंड आर देयर फॉर पर्सनल, वो क्या होते हैं? अपने व्यक्तिगत पत्र होते हैं उनके। ठीक है। बट दे आर आल्सो मेंट फॉर पब्लिक। जो उनकी भाषा है उनको बड़े ध्यान से बनाया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी पब्लिश कर दिया जाए, उनको भी पेपरों में दे दिया जाए। जैसे गांधी जी अपने सारे लेटर्स को, एक पत्रिका थी उनकी हरिजन पत्रिका में, वो अपने सारे लेटर्स को पब्लिश करते थे। हरिजन नाम अपने पत्रों को प्रकाशित करते थे। ठीक है। हरिजन नाम की पत्रिका, जो मैंने इसमें लिखा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया, हरिजन नाम की पत्रिका थी जिसमें गांधी जी लिखते थे। दीज लेटर्स एक्सप्रेस एन इंडिविजुअल्स एंगर। ये जो पत्र होते हैं, ये किसी व्यक्ति के अपने गुस्से को, पीड़ा को, असंतोष को, बेचैनी को, और उनकी जो आशाएं और हताशाएं हैं, ये उनको व्यक्त नहीं कर सकती। दे ब्रिंग आउट वट इज अदरवाइज नॉट ओपनली एक्सप्रेस। जिनको ओपनली नहीं बताया जा सकता, वो इन पत्रों में वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेटर्स रिटन बाय नेहरू एंड गांधी जी थ्रो अ लॉट ऑफ लाइट ऑन देयर आइडियाज। जैसे जो पत्र गांधी जी और नेहरू जी के द्वारा लिखे गए, वो उनके आइडिया, उनके विचारों पर बहुत रोशनी डालते हैं। अगर आप देखो तो आपकी बुक में पेज नंबर 7, 3
पढ़ोगे आप 368 एंड 369 पर पत्थर लिखे हुए हैं जो उन्होंने गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखे, जिसके अंदर अ बंच ऑफ लेटर्स जो एक बुक गांधी जी ने नेहरू जी ने बनवाई, उसके जो अंदर लेटर्स लिखे हैं वो पत्थर, जहाँ पे आप इन पत्थरों को पढ़ सकते हो कि उनके विचार कैसे थे। नेक्स्ट है फ्रेमिंग अ पिक्चर, छवि घड़ना। अब अपने बारे में बताना, ये कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलता है अपनी जो ऑटोबायोग्राफीज है। ऑटोबायोग्राफीज मीन्स आत्मकथाएं। आल्सो गिव एन अकाउंट अबाउट द व्यूज एंड परसेप्शंस ऑफ अ लीडर। एक नेता के विचार क्या हैं, उसकी दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में जो आत्मकथाएं हैं वो हमें बताती हैं। हाउएवर एन ऑटोग्राफी इज अ रिट्रोस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ वन जर्नी ऑन दिस अर्थ। ये एक व्यक्ति के इस धरती के ऊपर अपने सफर की एक पूरा रिट्रोस्पेक्टिव अकाउंट होता है कि उसके बारे में वो क्या लिखते हैं। अपनी आत्मकथा के बीच में अपना उसका बयान होता है इसमें। इट इज ऑफन बेस्ड ऑन मेमोरी, ये हमेशा अपनी स्मृतियों पर आधारित होता है, क्योंकि जो बचपन की स्मृतियां, जो भी जवानी की स्मृतियां, सब स्मृतियां इसमें ऑटोबायोग्राफी में लिखी होती हैं। हाउएवर एन ऑटोबायोग्राफी स्टिल एन इम्पोर्टेंट एंड सोर्स टू नो अ पर्सन। ऑटोबायोग्राफी होती है एक व्यक्ति को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इफ एनीबॉडी राइट्स एन ऑटोबायोग्राफी ही इन फैक्ट फ्रेम्स अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। कोई व्यक्ति अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो वो अपना एक फ्रेम्स अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, एक अपना चित्र बनाता है बाहर वाले संसार को बताने के लिए कि वो कैसा था, उसके विचार कैसे थे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ऐसी जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है उसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सच के साथ मेरे experiences. Became quite popular due to its straightforward and veracity. और गांधी जी की ये बुक ये बहुत ही पॉपुलर है, इसमें बहुत सीधे साधे शब्दों में सब कुछ लिखा हुआ है जो उनके जीवन में घटा था। अब थ्रू द पुलिस आइज, अब पुलिस कैसे किसी चीज को बयान करती है इसके बारे में इंग्लिश टाइम में जो पुलिस थी वो अपनी रिपोर्ट्स में क्या लिखती थी। अनदर वाइटल सोर्स इज द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी लीडर के बारे में। कॉलोनियल रूलर्स केप्ट क्लोज टैब्स ऑन द दोज दे रिगार्डेड एज द क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट। जो लोग अंग्रेजों को लगते थे कि उनकी सरकार के अगेंस्ट है, उनके ऊपर बड़ा ध्यान, उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती थी। द लेटर्स एंड रिपोर्ट्स रिटन बाय पुलिसमैन एंड अदर ऑफिशियल वर सीक्रेट एट दैट टाइम। जो लेटर्स, पत्र और रिपोर्ट्स थी जो उस समय बहुत ही सीक्रेट होते थे, जो पुलिसमैन द्वारा लिखे जाते थे, जो ऑफिशियल द्वारा लिखे जाते थे, पर नाउ इट कैन बी असेस्ड। अब वो हमें प्राप्त हो सकते हैं जो उस समय हमें प्राप्त नहीं हो सकते थे। तो उनमें से हमें एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। If we see an fortnightly reports for the period of salt march, अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें जो सॉल्ट मार्च के समय पुलिसमैन ने ऑफिशियल ने लिखी थी, you will notice that Home Department was unwilling to accept that Mahatma Gandhi actions had evoked any enthusiastic response from the masses. जो होम डिपार्टमेंट था उसमें, अंग्रेजों का होम डिपार्टमेंट था, वो किसी तरह भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि गांधी जी जो कर रहे हैं, ये साल्ट मार्च कर रहे हैं, ये लोग हैं जो आम लोग हैं इसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स देंगे, एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स देंगे, जब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, उनको ये विश्वास नहीं था। ऐसी रिपोर्ट थी जिसको अंग्रेज जिसको मान ही नहीं रहे थे। द मार्च वॉज सीन एज अ ड्रामा एंड एंटिक एंड डिस्परेट। इस मार्च को क्या समझा जाता है? एक नाटक है। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक और एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश है। Who were unwilling to rise against the British, उनको लगता था कि लोग उनके अगेंस्ट नहीं उठेंगे, उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे, अंग्रेजों की रिपोर्ट में ये था। एंड वर बिजी विद देयर डेली शेड्यूल हैप्पी अंडर राज, उनको लगता था कि लोग तो अंग्रेजों के राज के अंदर बड़े खुश हैं और अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि जो इसके बारे में कि जो सरकार है वो क्या सोचती है किसी के बारे में, किसी नेता के बारे में क्या सोचती है, तो इन्हें रिपोर्ट्स से पता चलता है। नाउ नेक्स्ट है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, अखबारों से। अखबार भी पूरा बताते हैं कि जो था ये हमारा इसका नेशनल मूवमेंट थी उसके बारे में। न्यूज़पेपर, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट को स्टडी करने के लिए जो उस समय के समकालीन, उस समय जो न्यूज़पेपर चलते थे वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत है इसको पढ़ने का। एंड एक्टिविटीज ऑफ गांधी जी एंड आल्सो रिप्रेजेंटेड व्हाट ऑर्डनरी पीपल थॉट ऑफ हिम। गांधी जी के कार्यक्रम क्या थे, गांधी जी की मूवमेंट्स कौन सी, गांधी जी के आंदोलन कौन से थे और आम लोग उनके बारे में क्या सोचते थे।
ये सारे हमें कहाँ से पता चलता है? कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर से। दे वर पब्लिश्ड बाय पीपल हु हैड देयर ओन पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड वर्ल्ड व्यूज। ये जो न्यूज़पेपर थे उन लोगों द्वारा पब्लिश किए जाते थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच होती थी और विश्व का दृष्टिकोण क्या है, हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में जो संसार है वो क्या सोचता है, और जो व्यक्ति इसको पब्लिश कर रहा है उसके अपने विचार क्या है। However, the newspapers must be read with care as the views expressed in them can be prejudices। क्योंकि हमें जो पेपर है वो भी ध्यान से पढ़ने वाली बात है, क्योंकि जो ये होते हैं इनमें भी रिपोर्टिंग है वो ऐसी की जाती है, प्रेजुडिसेस होती है। प्रेजुडिस क्या होती है कि पहले ही किसी विचार को बना के रखा हुआ। जब न्यूज़पेपर लिखना है, न्यूज़पेपर प्रिंट होना, तो उससे पहले ही विचार को बना के रखना है। अंग्रेजों के अगेंस्ट लिखना है या गांधी जी के अगेंस्ट लिखना है, तो पहले उनकी प्रेजुडिसेस होती है, तो उनको ध्यान से ये देखते हुए उन विचारों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। द अकाउंट्स दैट आर पब्लिश्ड इन अ लंडन न्यूज़पेपर, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी जब हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था, तो जो लंदन के अखबारों में आता था वो क्या आता था, वो ये कहते थे कि इतनी बुरी तरह दिखाया जाता था कि जो भारत में सिपाही आंदोलन हुआ है, सिपाही रिवोल्ट हुआ है, वहां पे अंग्रेज स्त्रियों को, अंग्रेज बच्चों को और अंग्रेजों को बड़ी बुरी तरह मारा जा रहा था। तो वहां पे लंदन में क्या बनता था कि भारतीयों से अच्छी तरह बदला लिया जाए। और जो भारतीय अखबार न्यूज़पेपर होते थे वो क्या दिखाते थे कि जो रिवोल्ट वाले सिपाही है वो अपने अधिकारों के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से राजाओं ने बड़ी बहादुरी से इस आंदोलन में भाग लिया। तो ऐसे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर लिखना चाहते हैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। अकाउंट दैट आर पब्लिश्ड इन लंदन न्यूज़पेपर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट्स इन द इंडियन नेशनल पेपर। जो भारत के राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आएंगी और जो लंदन के न्यूज़पेपर में होंगी वो दोनों डिफरेंट होंगी, क्योंकि दोनों का व्यू अलग है। लंदन की जो न्यूज़पेपर है वो चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है भारत में स्थापित रहे, और जो भारत के राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है वो चाहते हैं कि ये हमें क्या है, अंग्रेजों से हमें आजादी मिले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़पेपर है वो भी हमें बताते हैं कि हमारी नेशनल मूवमेंट कैसे आगे बढ़ती रही। अब नेक्स्ट है हमारी ये असाइनमेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले, व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब और क्यों शुरू किया था। नंबर 2, नेम 3 बिग मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए 3 बड़े आंदोलनों के नाम लिखे। मैंने आपको बताया था तीनों आंदोलन जब हम लासी में वीडियो में पढ़ रहे थे। 3 आंदोलन कौन से बड़े, गांधी जी ने कई आंदोलनों में भाग लिया, पर जो 3 बड़े आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडिएंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इनके अपने नाम लिखने हैं। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एंड वाज इट फ्रूटफुल। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद था, फायदेमंद रहा, या कि इसकी जो वो थे वो यूजफुल रहे। क्यों आया था कैबिनेट मिशन, याद है आपको, बीच में समझौता कराने के लिए, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए भारत में ये जरा कैबिनेट मिशन भारत में आया था। बट दिस वाज नॉट यूजफुल फॉर इंडिया, क्योंकि दोनों, ना कांग्रेस और ना मुस्लिम लीग, दोनों ने इस बात को नहीं माना। डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट मीन इसका महत्व क्या रहा, क्या इस मूवमेंट ने भारत की आजादी को लाने में और तेजी कर दी, कैसे ये जो हमारा मूवमेंट थी वो रही, सिग्निफिकेंट रही। व्हाट डू द प्राइवेट लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज टेल अस अबाउट एन इंडिविजुअल। प्राइवेट लेटर्स जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जहाँ आत्मकथाएं होती हैं, ये कैसे एक व्यक्ति के बारे में बताती हैं हमें। हाउ आर दीज रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल अकाउंट्स। ऑफिशियल अकाउंट से ये रिसोर्सेज कैसे अलग होते हैं। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, ये स्रोत सरकारी ब्यूरो में से किस तरह भिन्न होते हैं, जो सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट होती है उनसे कैसे अलग होते हैं। वाई आर द न्यूज़पेपर्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जो ये न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं, ये भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को जानने के लिए कैसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं। नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय गांधी जी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, गांधी जी द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा का नाम लिखी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है वो इसमें आपने मेंशन करना है। स्टूडेंट्स, हमारी ये 13th जो थीम है जो कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छी तरह कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं उनको बड़े ध्यान से देखना अपने।
बड़ी अच्छी तरह। अगर आपको एक बार समझ ना आए तो 2 बार सुन सकते हो आप इसकी वीडियो को, तो जो आपको सुनने से ही आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन बोलते हुए भी और वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए भी बार बार क्वेश्चंस को ध्यान में रखा है, फिर मैंने इसको बनाया। आई होप you will understand this lesson and you like this lesson. Okay, thank you students। अपना काम बड़ी अच्छी तरह मेहनत से करो। आपको पता है कि हालात कैसे हैं, आपको घर बैठे बड़ी अच्छी तरह तैयारी करनी है पेपर की। आपको पता है कि ये एग्जाम तो होंगे ही होंगे आपके, ठीक है। एग्जाम की तैयारी अपने बच्चे से करनी है। आपके पास बहुत टाइम है, घर में रेस्ट भी कर सकते हो और बाद में आप वीडियो सुन के इस काम को कंप्लीट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।